Welcome to Blue Sky Spaces. Today's lecture is related to GS second paper 2024. So, as we know, section first होता है उसमें 10 question, 8 marks, 125 word limit. इसमें 80%, 10%, 10%. This is intro, main body, conclusion. ये बेसिक है, यही आपको फॉलो करना होता है आंसर में. सो जो पहला क्वेश्चन है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. राइट शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट मेट ऑन December 9 December 1946. Represented the collective vision of newly emerging democratic nation. आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो कैबिनेट मिशन आया था उसके बेसिस पे बनी थी. वो इंट्रो में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है. देन शॉर्ट नोट लिखना है तो ठीक है, आप नीचे भी ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने सेम इसमें मेंशन किया. लाइक फर्स्ट पॉइंट, द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इनडायरेक्ट इलेक्शन अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946. टोटल स्ट्रेंथ क्या थी? 289 मेंबर्स. देन रिप्रेजेंटेशन पैटर्न क्या था? प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन था. लाइक जो लार्ज प्रोविंसेस थे लाइक यूपी हैड मोर रिप्रेजेंटेशन देन स्मॉलर्स, ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे था. देन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, जो सीट्स थी वो 4 जो सीट्स थी वो इस तरह डिवाइडेड थी, लाइक जनरल, मुस्लिम, सिख, बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन शेयर. देन प्रिंसली स्टेट्स 93 सीट्स रिजर्व थी इनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. देन की फीचर्स ऑफ द कंपोजिशन. फर्स्ट, डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना था. कैसे? और इसमें डाइवर्सिटी थी भी. लॉयर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, फ्रीडम फाइटर्स, स्कॉलर्स, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे. देन नो डायरेक्ट इलेक्शन बट डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी इसकी. कैसे? बिकॉज इट वॉज सोवेरेन, ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है. देन रिड्यूस मेंबरशिप आफ्टर पार्टीशन. जब 1947 का पार्टीशन हुआ तो जो 389 सीट्स थी, मेंबर्स थे, वो 299 रह गए थे बिकॉज मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देन जो कंक्लूजन था वो इस तरह हम लिख सकते हैं, दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एम्बॉडीज द विल ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड लेट डाउन द डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ द Indian Republic. As the Dr. B.R. Ambedkar said, it is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life. This is said for the Constituent Assembly of India. Then second question, write the role of Niti Aayog in the development of India. First intro, that is it established on 1st January 2015. The Niti Aayog, that full name is the National Institute for Transforming India. It replaced the Planning Commission to promote cooperative and the competitive federalism. Then अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रोल पूछा गया, तो हमें सारे रोल लिखना है. फर्स्ट क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए. लॉन्ग टर्म, देन इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म विजन एंड स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स हैं. लाइक अभी आया था जो स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, आउटलाइनिंग 41 एरियाज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. देन एविडेंस बेस्ड एंड डेटा ड्रिवन पॉलिसी इनपुट, लाइक यूज ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग. देन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs, लाइक नीति आयोग SDGs इंडिया जो इंडेक्स आता है, दैट tracks the progress across the different states and the UTs. So first part is this. Then strengthening federal cooperation and the governance. First point इसमें है platform for cooperative federalism, regular meeting of the governing council with chief minister of for policy alignment, ठीक है.
अलग अलग जो सारे स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो रेगुलर उनकी मीटिंग होती है गवर्निंग काउंसिल की, ताकि जो अलाइंड पॉलिसी है वो बनाई जा सके फॉर होल इंडिया। देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, इसके लिए हमने स्टेट हेल्थ इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, रैंकिंग स्टेट, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं। देन सपोर्ट फॉर स्टेट्स इन पॉलिसी डिज़ाइन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, हमने जो इसमें DSSS स्टार्ट किया फॉर द डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टेट्स फॉर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड PPPs। देन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम, like over 10,000 Atal Tinkering Labs established in India across labs established in schools across India. Then policy labs and pilot projects, Niti Aayog's EV policy framework and methanol policy program guided sectoral innovation. Then digital transformation and technology पॉलिसी, सब इसमें क्या है, हम कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक सपोर्ट फॉर इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया, इंडिया AI मिशन, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म्स, नीति आयोग। देन कंक्लूजन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज राज्यसभा, हमें डिस्कस करना है। ठीक है, देखते हैं भाई, 8 मार्कर है ये और आपके पास 125 वर्ड्स की लिमिट है। सो इंट्रो देखते हैं पहले। दो द राज्यसभा इज जनरली लेस पावरफुल देन द लोकसभा इन मनी एंड ऑर्डिनरी बिल्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट्स इट यूनिक पावर अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, मेकिंग इट अ वाइटल फेडरल सेफगार्ड इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो जो इसका इंट्रो है, अच्छा इंट्रो है। ठीक है, देन आप इस तरह से भी इंट्रो लिख सकते हैं कि दैट पार्लियामेंट लाइक द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड इट नेवर डिसॉल्व्स and it vested with this special legislative power to empower or make the strong presence of Indian Parliament in फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ फेडरल फंक्शंस क्या हैं, वही मैंने इंट्रो बोला, देखिए उसी तरीके से लिखा। फेडरल फंक्शंस क्या हैं राज्यसभा के, ऑथराइजिंग पार्लियामेंट ऑन स्टेट मैटर्स एंड क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। ये आर्टिकल वाइज ही आपको इसमें लिखना है, बिकॉज जो भी राज्यसभा या लोकसभा के फंक्शन है वो आर्टिकल वाइज ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, देन पहला आर्टिकल 249 लेजिस्लेशन ऑन स्टेट लिस्ट। वी नो राज्यसभा कैन लेजिस्लेट बाय 2/3 of the members present and voting. This empowers parliament to legislate on state legislature, मतलब state list subject in national interest. आप इस पॉइंट को और शॉर्ट में लिख सकते हैं, लाइक अंडर आर्टिकल 249 बाई 2/3 of the members present and voting, राज्यसभा कैन लेजिस्लेट, और ठीक है खैर, कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। देन क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 राज्यसभा अलोन कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट services common to both union and state. Then significant these powers reflect its federal character, ensuring national integrity and preserving state participation. Then continuity and stability of unique legislature. देन हाँ, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसका है फर्स्ट पॉइंट, इट्स अ परमानेंट चैम्बर,
Unlike the Lok Sabha, Rajya Sabha never dissolves, not subject to dissolution. Then legislative role during emergencies. When the Lok Sabha stand dissolved, Rajya Sabha's approval allows ordinances and proclamations to continue in force. ठीक है. Then third point, कैसे continuity provide करता है, काफ़ी अच्छा point लिखा है. Then removal and impeachment powers. Rajya Sabha initiates the removal of the vice president and participate equally in impeachment of constitutional authorities. Correct. So in this ये हैं special powers राज्यसभा के. ठीक है. Then conclusion. Federalism in India is a balance between the strength of the union and the autonomy of the states, as said by Granville Austin. Rajya Sabha's special legislative powers ensure national coherence amid diversity, combining flexibility with फेडरल बैलेंस. अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चन में आप आसानी से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मोर देन एवरेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. दिस क्वेश्चन हैज़ टू पार्ट्स. एक तो हमें इंडिपेंडेंस कैसे है जुडिशरी की ये बताना है. देन इम्पोर्टेंस बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की. ओके. इंट्रो. जुडिशियल इंटरडिपेंडेंस इज द सोल ऑफ independence, not interdependence. Independence is the soul of India's democracy. The constitution builds a robust safeguard to ensure courts remain free from political pressure while upholding the rule of law. कैसे है इसमें? फर्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. द सैलरीज आर जजेस सैलरीज आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इट मीन्स पार्लियामेंट इस पर कभी वोटिंग नहीं कर सकता है कि कितनी सैलरी देनी है नहीं देनी है, कब क्या कुछ भी चेंजेस ऐसे ये लोग इसमें नहीं कर सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियल प्राइमेसी इन अपॉइंटमेंट्स. कोलिजियम सिस्टम रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट्स बाय जजेस नॉट बाय पॉलिटिशियन. इवॉल्व थ्रू सेकेंड एंड थर्ड जजेस केसेस. देन बार ऑन पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस. इट प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड लॉबिंग. सो इस वजह से इंडिपेंडेंस है मेंटेन हमारे जुडिशरी सिस्टम की. और जो ऑटोनोमस अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 129 एंड 215 empowers Supreme Court and High Court to protect the dignity of the court. Importance of the basic structure doctrine. Then origin कैसे हुआ एंड एसेंस क्या है. We know Kushwanand Bharati case 1973 judgment held Parliament cannot destroy core constitutional values. Then it shield against authoritarianism. इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 में जो हुआ, it struck down the 39 amendment. Then preserves judicial independence. ये मिनर्वा मिल केस में हुआ 1980 में. It reconfirmed balance between the fundamental right and DPSPs. ठीक है. Then it is the guardian of the constitutional identity, act as constitutional safety valve against arbitrary judgments. Because restrict कर देता है ना कि आप कुछ बेसिक चीज़ों पे आप कुछ भी arbitrary डिसीजन नहीं ले सकते, कोई जजमेंट नहीं पास करती जुडिशरी, नहीं कर सकती है. दैट्स वाई देन हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं. That's why the judicial independence, safeguarded by the basic structure doctrine, ensures India's constitution remains living, just and resilient. Yes, Baba Saheb Ambedkar also envisaged the constitution is a living instrument requiring constitutional morality and checks and balances. अच्छा कंक्लूजन है इसका. ठीक है. Then review the contribution of the PDS system, public distribution system in poverty elevation. लास्ट पेपर में फर्स्ट पेपर में
पॉवर्टी के कॉजेज एंड इम्पैक्ट पूछा गया था, वो अलग तरीके से हमें लिखना था। ये सेकंड पेपर का क्वेश्चन, इसके थोड़ी ओरिएंटेशन डिफरेंट रहेगी, देखते हैं। बिकॉज ये थोड़ा सा गवर्नेंस वाली पार्ट से भी हो गया कनेक्टेड, और जो हमारे सोशल जस्टिस वाला है उसमें उससे भी कनेक्टेड है कि हम पीडीएस सिस्टम तो सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए है, बट हाउ मच वी आर सक्सेसफुल, ये हमें देखना है। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। The public distribution system, one of the India's oldest food security program, plays a crucial role in ensuring access to essential food grains at subsidized prices. Okay. Then contribution कैसे है इसका poverty elevation में, ये देखते हैं। Ensures food security and national nutritional support, correct, because 80 crore beneficiaries हैं, over than 8 receive rice, wheat, multigrains, cereal under National Food Security Act 2013. Then income stabilization for the poor, free food grain for Annadata Aay Yojana and priority households. Then regional equity and rural livelihood. PDS supports farmers through procurement and redistributes food to deficit states, promoting regional balance. Yes, very good. It's promoting regional equity and rural livelihoods. Then crisis management and welfare support. PM गरीब कल्याण अन्न योजना 2023 में स्टार्ट हुई, provided free 5 kg grains per month during and post COVID-19. ठीक है, सो हाँ ठीक है, 4 points. Then the limitation and the reforms for effective poverty elevation. Leakage and diversion. अर्लियर जो हमारी कमीशन प्लानिंग कमीशन थी, उन्होंने बताया था कि नियरली 45% तक तो लीकेज हो जाता है, लीकेज ऑफ द ग्रेन होता था जब तक हमने डिजिटलाइजेशन नहीं किया था और आधार सीडिंग नहीं की थी, यानी हमने इस चीज़ को आधार से लिंक नहीं किया था तब तक। लेकिन अब इस चीज़ में काफ़ी कमी आई है, बट इट्स नॉट 100% एंडेड। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूजन एरर्स एंड टारगेटिंग गैप्स। पुअर हाउसहोल्ड्स आउटसाइड ऑफिशियल BPL list often remains uncovered, reducing the system's inclusivity. कई बार एक्सक्लूजन एरर्स ऐसे होते हैं कि जिनको सच में ज़रूरत है, BPL लिस्ट में उनका नाम होता ही नहीं। Then quality and nutritional concern. PDS mainly distributes cereal, neglecting pulses, edible oil, which limits nutritional security. Like One Nation, One Ration Card, end-to-end computerization and use of Aadhaar authentication can have improved transparency and portability. देन रिफॉर्म मेजर्स क्या चाहिए, यूज़ ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन राशन कार्ड, एड्रेस द इशू ऑफ हिडन हंगर दैट इज मेनली इन अर्बन एरियाज, देन एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, लोगों में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है। द गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो टॉप डाउन ना होके बॉटम अप अप्रोच पे होनी चाहिए, कि पहले हम देखें कि किस एरिया के लोगों को किस तरीके के हेल्थ वाइज इशू हैं या क्या डिफिशिएंसी है, तो हम ताकि थोड़ा सा कस्टमाइज्ड पीडीएस सिस्टम को यूज़ कर सकें, ठीक है। देन ये आप और रिफॉर्म्स में आप ये चीज़ और ऐड कर सकते हैं। देन लेट्स सी द कंक्लूजन। फ्रीडम फ्रॉम हंगर is the first step towards freedom from poverty. Very correct, yes. Then despite challenges, PDS system has been a cornerstone of India's anti-poverty and food security infrastructure architecture. And infrastructure भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। Increasingly shifting towards
efficiency, and inclusion through digital reforms. So अच्छा क्वेश्चन है. Next question. What is the role of the self-help group that is SHG in rural development? So let's first see the intro. SHGs have emerged as the grassroots tool for economic empowerment, social transformation, and inclusive rural development, especially among women and marginalized communities. SHGs as driver of rural development. फॉर्मेशन ऑफ एसएचजी होता है, रेगुलर सेविंग एंड क्रेडिट मिलता है, माइक्रो फाइनेंसिंग बढ़ती है, इससे इंटरप्रेन्योरशिप वुमेंस में भी बढ़ती है, स्पेशली इनकम जनरेशन जो होती है वो बढ़ती है. देन पॉवर्टी रिडक्शन होता है, सोशल एम्पावरमेंट होता है, कलेक्टिव एक्शंस होते हैं, पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस पीआरआईज में बढ़ता है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट पे हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं इससे. देन इकोनॉमिक, पहले तो मैं हमने ये लिखा था कि जो रूरल डेवलपमेंट है उसके ड्राइवर ये कैसे कैसे उस चीज़ को ले आते हैं, क्या क्या एक प्रोसेस होता है. देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड जनरेशन कैसे होता है. एसेस टू एक्सेस टू माइक्रो क्रेडिट एंड फाइनेंशियल एक्सक्लूजन एग्जाम्पल है. लेटेस्ट नाबार्ड डेटा shows 1.44 crore SHG saving linked and 54.8 lakh क्रेडिट लिंक्स हैं. सो एसएचजीज हैं वो माइक्रो फाइनेंसिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. देन प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड अंडर डे NRLM आजीविका मिशन SHG कैन रन enterprises in tailoring, dairy and food processing. Then savings and the asset creation, regular thrift and internal leading culture within SHG promotes savings habits and financial resilience. Then next point, support for rural women's economic agency like लिज्जत पापड़, कुटुम्ब श्री केरला में जो है, शोकेस वुमेन लेड कोऑपरेटिव मिशंस. इसमें रूरल पूछा गया बट रूरल डेवलपमेंट में वुमेन को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, इसलिए वुमेन के 2 पॉइंट्स अलग से हैं. देन सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग कलेक्टिव वॉइस एंड डिसीजन मेकिंग. SHGs act as platform for women's participation in Panchayati Raj, local governance, yes. Then awareness and capacity building. SHG federations promote literacy, sanitation, health awareness at the grassroots, yes. Then next, reducing social inequalities and gender discrimination, ये भी है. Then एग्जाम्पल में क्या है, empowered SHG women challenge social taboos, child marriage and domestic violence. Then it act as catalyst for inclusive development. SHG कैसे करती है, like SHGs collaborate in implementing government schemes like पोषण अभियान and जल जीवन mission. So when women move forward, the family moves, the village moves, the nation moves. SHGs have become the engine of participatory rural development, blending economic progress with social empowerment. So this is it in this question. Next question, examine the role of the civil society in Indian administrative development. So let's see first what is civil society. Civil society acts as the conscience keeper of the democracy, shaping Indian administration into a more accountable, participatory and citizen-centric system. Civil society as a catalyst of administrative reforms. Transparency, first transparency and accountability बढ़ती, like RTI movement by MKSS led to the RTI Act 2005. Public policy inputs and advocacy, PRS and CPR supply data-driven insights from reform.
Then social audits and citizen oversight. मनरेगा audits curbed leakage and improved delivery. Then digital e-governance partnership like SCOs जो को create on government platforms. माई गवर्नमेंट वाला जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, एक एग्जांपल इसका भी ले सकते हैं. देन ओपन डेटा हैकाथॉन्स एंड ग्रीवेंस टेक्नोलॉजी. ठीक है. देन सिविल सोसाइटी एक्ट एज एजेंट ऑफ इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट. अभी क्या था रिफॉर्म के लिए. फर्स्ट एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस लाइक सेवा कुटुम्बश्री जो इंटरग्रेट हुए, ये वुमेन को गवर्नेंस पे से पास ले जाते हैं, उसका पार्ट बनाते हैं उनको. देन स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस. NGOs मोबिलाइज ग्राम सभाज एंड ट्रेन PRIs रिप्रेजेंटेटिव्स. देन कोलैबोरेटिव सर्विस डिलीवरी. प्रथम इन एजुकेशन, केयर इंडिया इन हेल्थ, enhanced outreach. Then next ethical and right based administration. Example, media and activists expose corruption, ensuring administrative integrity. अच्छा क्वेश्चन है वैसे ही सिविल सोसाइटी वाला. देन कंक्लूजन, एन अलर्ट citizenry is the most effective check on arbitrary power. Yes. Then civil society has transformed Indian administration from bureaucratic control to citizen partnership, deepening democratic governance. ठीक है. देन ये IR का क्वेश्चन आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन, या कह लीजिए आप इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का. इंडिया मालदीव रिलेशंस आर लिंक टू म्यूचुअल इंटरेस्ट. एक्सप्लेन करना हमें. देन इंट्रो. इंडिया एंड मालदीव शेयर अ डीप मैरीटाइम कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक connection. Their partnership is built on mutual security, economic cooperation, and people-to-people trust in the Indian Ocean region. Then strategic and security cooperation क्या है? That is the maritime security and defense partnership. Joint coastal radar chain, Dornier aircrafts, and training of the Maldivian defense personnel under India Sagar vision. So इससे maritime security और peace defense partnership है. Then humanitarian assistance and disaster relief. ऑपरेशन कैस्टर जो 2014 में हुआ. देन सुनामी रिलीफ जब आई थी, हाईलाइट इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्डर रोल. देन रीजनल स्टेबिलिटी एंड काउंटर टेररिज्म. कोलैबोरेशन थ्रू कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एंड इंडियन ओशियन रीजन एसोसिएशन टू सिक्योर sea lanes and combat extremism. Then economic development and cultural linkages में क्या है? Infrastructure development, Greater Malek Connectivity Project, इंडिया का लार्जेस्ट 8 प्रोजेक्ट है मालदीव्स में. $500 million प्लस हमने दिए हैं इसमें. देन ट्रेड, टूरिज्म एंड हेल्थ कॉपरेशन. इंडिया अमंग द टॉप 5 or 6 टूरिस्ट सोर्सेस Maldivian prefers. Indian hospitals for advanced healthcare. Then developmental partnership, multi-year Indian grants are LOCs exceeding 2 billion. ये cumulative है. Then people-to-people educational exchange, ICCR scholarships, cultural festivals and diaspora ties sustain long-term goodwill. So हम इस तरीके से हर एरिया में मालदीव से कनेक्टेड हैं और म्यूचुअली कनेक्टेड हैं. देन कंक्लूजन, इंडिया मालदीव्स, जब कंक्लूजन लिखा के लिखा ना तो हेंस या इन कंक्लूजन या आप आगे वर्ड ऐसे या ऐड कर लिया करें, फिर लगता है कि ये कंक्लूजन पार्ट है. लाइक अगर आप ऐसे लिखेंगे इन कंक्लूजन आई कैन से या वी कैन से इंडिया मालदीव रिलेशंस एग्जाम्पलीफाई म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर्ड मैरीटाइम डेस्टिनी, ensuring both nations prosper through cooperation and regional balance. तो ज़्यादा सुनने में पढ़ने में बेटर लग रहा है. Then 9th question, describe the organizational structure and funding of the World Health
organization, that is the WHO. Okay, intro देखते हैं पहले. The World Health Organization, that WHO, founded in 1948 in United Nations, specialized agency for global health, coordinating international effort to promote well-being and control diseases. ठीक है. Then organizational structure of WHO. ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहले पूछा गया, देन नेक्स्ट पार्ट में 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, फंडिंग पूछी गई. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की. देन एग्जीक्यूटिव बोर्ड एडवाइज़र का काम करते हैं. देन डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटेरिएट, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर ऑफ WHO. देन रीजनल एंड कंट्री ऑफिसेस, ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड आउटरीच के लिए ये डेवलप किए गए हैं. देन फंडिंग मैकेनिज्म ऑफ WHO, assessed contributions, mandatory dues paid by 196 members and associate members as per UN scale of assessments capacity to pay, voluntary contributions, donor based funding from member states, philanthropies, UN partners and private organizations. यहाँ से मिलती है voluntary contribution. Then program budget biennial cycle guides fund allocation guides fund allocation every 2 years. Then sustainable financing reforms. WHO decided to raise assessed contributions to cover 50% of the base budget by 231. Then through this 3-tier structure and the mixed funding model, WHO enables coordinated global action for health equity and emergency preparedness. Health for all is not a slogan, it is the global commitment. Okay. So this was the conclusion part. Okay. Now come to the 10 question of the section A. Discuss India's regional policy towards the Southeast Asia. India's engagement with Southeast Asia reflect its Act East policy. In ये 2014 में start हुई. A dynamic upgrade of the earlier Lookist policy जो 1992 में start हुई थी, focused on strategic security, economic integration and cultural connectivity within Indo-Pacific framework. ठीक है. देन अब हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं कौन कौन से रीजन्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं. सो दिस इज द मैप. देन एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज रीजनल पॉलिसी फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट. इंडिया एशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2012 में हुई. देन इंडिया एशियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2022 में हुई. स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डायमेंशन देखते हैं. मैरीटाइम एंड डिफेंस कॉपरेशन, AIME 2023 नेवल ड्रिल्स एंड ADMM plus exercises strengthen maritime security and counter terror coordination. Then trade and connectivity push. India-ASEAN trade crossed 121 to 130 billion US$ in 23-24 में. And IMT trilateral highway Kaladan project enhanced land sea linkages. Indo-Pacific convergence, IPOI alliance with Asia's AOIP, reinforcing freedom of navigation and blue economy collaboration. ठीक है. Then strategic partnership example,
defense logistics and training pacts with Vietnam, Singapore. It balances regional power dynamics. Then cultural and developmental linkages, civilizational bonds, Mekong Ganga cooperation revive shared Buddhist Hindu heritage and tourism circuits. Then people centric diplomacy, the ITEC scholarship with Asian Youth Summit foster human capital ties. Next, development outreach, quick impact project in CLMW nation boosts education, health, and digital literacy. Then, health and humanitarian cooperation. Vaccine Math 3 in 2021 showcased India's role as a reliable regional partner. So, now look at the conclusion. India's Southeast policy blend security, prosperity, and culture, and encroaching Asian centrality and sharing a stable Indo-Pacific. ठीक है. Then Act East in India's pathway to connect seamlessly with Asian countries. So this is section A of second paper. So now we are on section B of the GS second. फर्स्ट क्वेश्चन है 11. हमें पता है यहाँ पे 200 वर्ड्स लिमिट होती है एंड 12 मार्क का क्वेश्चन होता है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द स्टेटमेंट that the state legislature are often seen as the voice of the states within India's federal structure. Okay, introduction. The India's constitution establishes a federal system with a strong unitary bias, yet state legislatures remain vital in expressing regional aspiration, preserving local autonomy, and shaping cooperative federalism. Correct, very correct. ये आप इस इंट्रो को एज यूजल यूज़ कर सकते हैं. देन स्टेट लेजिस्लेचर एज वॉइस ऑफ द स्टेट कैसे है. ठीक है. फर्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली एज अथॉरिटी ऑन ऑल दी स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर द सेवन शेड्यूल. जो स्टेट सब्जेक्ट है वो स्टेट के अंदर है. कितने स्टेट सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर? 61. उसमें एग्रीकल्चर, पुलिस, हेल्थ, ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं. देन सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन. ओके. एग्जाम्पल, MLAs रिप्रेजेंट पीपल्स लोकल इंटरेस्ट इन पॉलिसी डिबेट्स, इंश्योरिंग गवर्नेंस मिरर्स रीजनल डाइवर्सिटी एंड सोशियो कल्चरल रियलिटीज़. बिकॉज जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो लोकल डेमोग्राफिक को इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि जो लोकल डिमांड्स होती है लोगों की उनको ही ये नेशनल लेवल पे ले जाते हैं. इसीलिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो फेडरल कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करता है. देन थर्ड पॉइंट, फॉरम फॉर रीजनल पॉलिसी इनोवेशन. देन स्टेट्स लाइक केरला, आदरम मिशन, तमिलनाडु, मिड डे मील्स, MP, पंचायत एम्पावरमेंट, पायनर्ड वेलफेयर मॉडल लेटर अडॉप्टेड नेशनली. ये जो सारे मॉडल्स थे स्टेट लेवल के, ये इतने अच्छे से काम किए हैं इनोवेशन इनके कि बाद में इनको नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ में भी हमने इनकरेज की, मतलब यूज़ किया. तो इस तरीके से भी जो फेडरलिज्म है वो अपर यानी स्टेट लेवल अपर मीन्स यूनियन और स्टेट लोअर मीन्स स्टेट लेवल दोनों में अच्छी तरह और स्ट्रॉन्ग हुआ. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दी वॉइस इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरल इंस्टीट्यूशंस. वॉइस देता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल इंस्टीट्यूशंस में. कैसे? स्टेट असेंबलीज पार्टिसिपेट इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड रेटिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्टिंग स्टेट अंडर आर्टिकल 268 सेकेंड. ठीक है. बिकॉज जो स्टेट असेंबलीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी, और रेटिफाई भी करते हैं कई जो फेडरल नेचर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं उनको. ठीक है. देन द चैलेंजेस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द state legislature, but there are some challenges that the state legislature is facing. First is dominance of dominance of central legislation and fiscal dependence. जो सेंट्रल है उसकी
बहुत सारे मैटर्स पे, बहुत सारे डिसीजंस पे डोमिनेंस रहती है। और जो फिजिकल इंडिपेंडेंस है वो स्टेट की काफ़ी वीक है, बिकॉज ज़्यादातर जो ग्रांट्स वगैरह हैं बिगर, वो सारी स्टेट्स हैं उनको बहुत मुश्किल से सेंट्रल से मिल पाती हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये फिजिकल डिपेंडेंस इनकी कम है, सॉरी, फिजिकल इंडिपेंडेंस कम है या फिजिकल डिपेंडेंस जो है वो ज़्यादा है। देन सेंट्रल स्कीम्स लाइक पीएम ग्राम स्वराज योजना एंड पीएम पोषण, इट रिड्यूसेस द स्टेट फिजिकल ऑटोनॉमी। ये जो कुछ प्रोग्राम्स हैं जो स्टार्ट किए गए हैं, इन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की है। देन शॉर्ट सेशंस एंड वीक कमिटीज, मैनी असेंबलीज सिट लेस देन 60 days इन सेवरल ईयर्स। जो बहुत सी स्टेट्स की जो असेंबलीज हैं उनके सेशन ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और जो कमिटीज़ बनती हैं कई बार स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर वो बहुत ज़्यादा वीक बनती हैं। तो जो कम समय के लिए बनेंगे, मतलब शॉर्टर सेशन के लिए मिलेंगे और कमिटीज़ भी वीक बनेंगी, सो जो डिमांड्स हैं या जो इफ़ेक्टिव वर्किंग है वो भी उनकी वीक हो जाएगी फॉर द लॉन्गर रन। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, डिफेक्शंस एंड द पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। क्या होता है, स्टेट लेवल पर जो डिफेक्शन होता है वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है, और जो पॉलिटिक्स है स्टेट लेजिस्लेचर की वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज होती चली जाती है। और कई बार जो सेंटर है वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करता है, और वो क्या करता है, डिफेक्शंस और इन सारे जो स्टेट लेजिस्लेचर में इशूज़ होते हैं उसको यूज़ करके, उन सिचुएशंस को यूज़ करके वो आर्टिकल 356 को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर देता है। और पास्ट में हमें ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिली है, और इससे क्या होता है, नेशनल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस नेशनल लेवल में बढ़ जाता है, और जो पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन है वो इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लेता है, मतलब नेशनल लेवल की पार्टीज कंट्रोल में कर लेती हैं। देन दी कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस इन कॉन्करेंट मैटर। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें जो इम्पोर्टेंट मैटर है उसमें क्या है, ज़्यादातर मैटर्स में सेंट्रल के पास ओवरराइडिंग पावर है। मतलब आर्टिकल 254 के अंदर, लाइक एजुकेशन हो गया, लेबर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, लेकिन इन पे जो मेजर ओवरराइडिंग पावर है वो सेंट्रल के पास ही है। So it curtails the state legislature's domain. Then conclusion is that this, आप conclusion कैसे लिखे, so we can say that, फिर शुरू करिए, that the soul of federalism lies in the freedom of the state to speak, act and innovate. State legislatures embody the federal spirit of India, serving as the constitutional voice of regional democracy. So this was a nice question, and आप इसी तरह इसको अप्रोच कर सकते हैं. Okay, the next question, what are the implications of the revised appointment process of the election commission for ensuring its independence? Okay, so क्या हुआ है, जो अभी लास्ट ईयर amendment हुआ है, that the chief election commissioner and the other election commissioner appointment, conditions of service and term of office act 2023 redefines how election commissioners are chosen. इसमें ये उस वक्त करंट में था. ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली जो 23 के लास्ट में हुआ है तो 24 तक वो करंट में ही रहेगा, इसीलिए ये पूछा गया था मेनली. और ये बहुत बड़ा एक्ट था, इम्पॉर्टेंट एक्ट था, इसलिए भी पूछा गया. तो देखते हैं इसमें क्या हुआ. वाइल इट एडेड स्ट्रक्चर, इट ऑल्सो रेजेस कंसर्न ओवर एग्जीक्यूटिव डोमेन्स एंड इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस. ठीक है, इसने कुछ कंसर्न ऐड किए हैं ओवर एग्जीक्यूटिव डोमेन्स पे और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस कैसी होनी चाहिए. पहला, पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस एंड प्रोसीजर क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी. पॉजिटिव क्या हुआ है, फर्स्ट चीज़ हुई है, कॉडिफाइड प्रोसेस कर दिया है. रिप्लेस्ड एडहॉक एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन विद द फॉर्मल सर्च एंड सिलेक्शन कमिटीज़. पहले एक फॉर्मल सर्च कमिटी बनेगी, देन बाद में एक सिलेक्शन कमिटी सिस्टम बनेगा. देन सेकंड, क्लियर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होने चाहिए. अब मतलब
इस एक्ट के अंदर क्लियर एलिजिबिलिटी जो नॉर्म्स हैं उनको पूरी तरीके से अप्लाई किया गया. नाउ द सीनियर ऑफिशियल्स विद द प्रूवन इंटीग्रिटी एंड इलेक्शन एक्सपीरियंस क्वालिफाई. जिनके पास इंटीग्रिटी बहुत हाई जिनकी प्रूव हुई होगी और जो इलेक्शन एक्सपीरियंस है जिनका बहुत अच्छा होगा वही क्वालिफाई करेंगे. वही सीनियर ऑफिशियल्स क्वालिफाई करेंगे इलेक्शन कमीशन के पोस्ट के लिए. देन सिक्योरिटी ऑफ टेनर 6 years term or till 65 years, whichever earlier, that is the security of tenure. Okay, these are the main 3 positive implications of this amendment, this new act of इलेक्शन कमीशन. नेगेटिव इम्प्लीकेशन, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस बढ़ रही है और वीकनेस, जो चेक्स एंड बैलेंस होता है वो वीक हो रहा है. कैसे? नो जुडिशियल मेंबर. इसमें पहले क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूडेड थे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के प्रोसीजर में, बट नाउ ही इज एक्सक्लूडेड. अब इनको हटा दिया गया उस पैनल से और इसको प्रपोज किया था अनूप बर्नवाल जजमेंट में. देन एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी इन सिलेक्शन. अब क्या है, पूरी जो एग्जीक्यूटिव होंगे इंडिया के वो ही पैनल का मेजॉरिटी पैनल में होंगे. लाइक पीएम होगा, मतलब पीएम होंगे, नॉमिनेटेड मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, फिर 2:1 के रेशियो में इसका डिसीजन लिया जाएगा. तो पूरी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वही डिसाइड करेगा हु विल बी द नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. देन द सर्च कमिटी अंडर यूनियन लॉ मिनिस्टर. और जो सर्च कमेटी बनेगी सिलेक्शन कमेटी से पहले उसको हेड करेंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर. एंड मे शॉर्टलिस्ट पॉलिटिकली कन्वीनियंट नेम्स. बिल्कुल, इससे कई बार ये हो सकता है कि जो मिनिस्ट्री के मेंबर ही सिलेक्शन कमेटी के हेड कर रहे हैं तो वे ऐसे इंसान को ऐसे इंसान को चूज़ करेंगे जो पॉलिटिकली उनके लिए कन्वीनियंट नेम हो. यस, दिस कैन बी पॉसिबल. दिस मेलाइज प्रैक्टिस कैन बी सीन इन फ्यूचर. सो कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में ना आप कुछ सजेशंस टाइप भी लिख सकते हैं, तब कंक्लूजन लिख सकते हैं और कंक्लूजन को इससे शॉर्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. देन फ्री इलेक्शंस आर दी, ये कंक्लूजन है. Then free elections are the lifeblood of democracy. Their guardian must be above suspicion. Though the new law formalizes procedure, executive dominance, undermines perception of neutrality. A balance bipartisan and the judicially overseen process is vital for ECI's constitutional independence. ठीक है. सजेशन में आप क्या कर सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो न्यूट्रली ही काम करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. तो जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दूसरी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दैट इज़ द ECI को चूज़ करने में बिल्कुल बहुत आसानी से न्यूट्रल वे में हेल्प कर सकती है. तो हम इस चीज़ को पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. मतलब ये एक सजेशन हमारा हो सकता है. और जो एग्जीक्यूटिव है ये पूरी तरीके से, इसमें हम कुछ सोसाइटी के और एमिनेंट मेंबर जो अदर एरिया में इसी एरिया में काम किए उनको भी एटलीस्ट सिलेक्शन कमेटी में तो हम उन्हें ऐड कर ही सकते हैं, मतलब सर्च कमेटी में. तो इस तरीके का आप सजेशन लिख के फिर कंक्लूजन लिख सकते हैं. ओके. देन दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 12 मार्क 20 वर्ड्स. ठीक है. Okay. Then, how does the Indian Constitution compares with other modern constitutions in terms of flexibility and rigidity? ठीक है. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमें कंपेयर करना है अदर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन से इन द टर्म्स ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. ओके. ठीक है. इंट्रो. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन described as the balanced and semi-rigid constitution, neither too rigid like US constitution nor too flexible like British constitution. It combines stability with adaptability to meet changing political realities of India.
ओके, देन कंपैरेटिव स्नैपशॉट। जो यूके है वो फुली फ्लेक्सिबल है, पार्लियामेंट्री सॉवरेन ठीक है, यूएसए हाईली रिजिड है बिकॉज 2/3 मेजॉरिटी कांग्रेस के पास रहती है, प्लस 3/4 स्टेट्स के पास। आप ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं तो आप इसको बाय वर्ड भी वहीं ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इतना स्पेस यूज़ करें, आप उसकी जगह पे कुछ अपनी नॉलेज वाली पार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देन इंडिया का है, इंडिया बैलेंस है, सिंपल एंड स्पेशल, प्लस हमने फेडरल मैथड्स भी यूज़ किए हैं। देन रेजिडिटी कैसे है इंडिया में, सेफ गार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को सेफ गार्ड करने की बात आती है तो हमारे अंदर रेजिडिटी है। ओके, कैसे, आर्टिकल 368 आर्टिकल, दैट इज़ द स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसीजर। उसमें क्या है कि जो कुछ प्रोविजंस है, लाइक जो फेडरल फीचर्स हैं या यूनियन स्टेट रिलेशंस के जो रिलेशंस पे के लिए जो फीचर्स हैं उनको पास कराने के लिए अमेंडमेंट हमें 2/3 यानी मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, और बाद में उसको आधे स्टेट कम से कम रेटिफाई भी करेंगे, जैसा कि जीएसटी एक्ट के वक्त 2016 में हुआ था। ओके, देन है जुडिशियल रिव्यू। केशवानंद भारती 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था दी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और उसमें लिमिट किया है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को, कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी फीचर को हटा सकता है और किसी भी फीचर को ला सकता है, ऐसा नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डॉक्ट्रिन के अंदर जो भी फीचर हैं उनको आप कभी भी हटा नहीं सकते हैं। तो इस हिसाब से जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की वो लिमिट हो गई है। देन इंट्रेंस्ड फेडरल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसने क्या किया है, रिजिडिटी ने जो इंडिया के फेडरल और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरी तरीके से मेंटेन रखने में हेल्प की है। कैसे, जो कोर वैल्यूज़ हैं, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इनको कोई भी एल्टर नहीं कर सकता, यानी इनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं की जा सकती है, ठीक है। देन आते हैं फ्लेक्सिबल वाले पॉइंट पे, हाउ इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड साइमल्टेनियसली। फ्लेक्सिबिलिटी तब होती है जब हमें अडॉप्ट कुछ भी सोशियो पॉलिटिकल चेंज अडॉप्ट करने की नीड होती है विद द टाइम, तो हम इस तरीके के अमेंडमेंट्स को यूज़ करते हैं, लाइक सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स जो होते हैं उसमें मेनली सिटीजनशिप से रिलेटेड डीलिमिटेशन है, और नंबर ऑफ द जजेस जो हमें चेंज करने हैं बाय द सिंपल मेजॉरिटी ये चेंज होते हैं, जैसे जो डीलिमिटेशन एक्ट था 2002 का। देन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी है वो लेजिस्लेशन पे कैसे है, बिकॉज पार्लियामेंट है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है स्टेट बाउंड्रीज को, और वो भी बिना स्टेट के कंसल्ट के। जैसे जम्मू कश्मीर जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 का, तो पार्लियामेंट ने इसे रिकॉग्नाइज किया था विदाउट स्टेट कंसेंट सॉरी विदाउट स्टेट कंसेंट। देन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड इवॉल्विंग जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड एनवायरमेंटल एंड डिजिटल राइट्स रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डायनेमिज्म। क्या है, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, और उससे क्या हुआ है कि हमें नए इश्यूज़ को समझने में हेल्प मिलती है, और जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो भी इवॉल्व हो रहा है विद टाइम। लाइक जो आर्टिकल 21 है अब ये बहुत एक्सपेंड हो गया है, इसमें हमने इन्वायरमेंटल डिजिटल राइट ये सारे और इंक्लूड हो गए हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेनिज्म है और बढ़ा है और ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। देन अमेंडमेंट फ्रीक्वेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, over 105 amendments since 1950 show responsiveness to economic and social needs। मतलब हमने 76 ईयर्स में इंडिपेंडेंस, अब तो 77 हो गए इंडिपेंडेंस, और जो जब से इंडिपेंडेंस के बाद में अभी तक हमने 105 अमेंडमेंट्स किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये अमेंडमेंट शो करते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो
फ्लेक्सिबल है और वो शो करता है रिस्पॉन्सिवनेस टूवर्ड्स इकोनॉमिक एंड सोशल नीड। ठीक है, so now we can conclude that the Indian Constitution is a living document that strike a dynamic balance between rigidity and flexibility, ensuring both continuity of principles and capacity for reform. So this is very good conclusion. Okay, then question number 14. What role can the Finance Commission play in addressing regional disparities in India and what measures has it taken so far? ठीक है, टेकन सो फार। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, हमें बहुत आसानी से दिख रहे हैं। सारे ही जो 12 मार्कर हैं उनमें सब में दो पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का था फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा था रेजिडिटी। ऐसे ही आपको अपना आंसर डिवाइड करना है। प्लीज़ इस बात को क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही ध्यान रखिए। अगर आपने कीवर्ड फाइंड करके क्वेश्चन के जो जितने पार्ट बन रहे हैं वो ध्यान नहीं दिया तो आपका जो आंसर है वो कभी भी सिमेट्री में नहीं रहेगा, स्पेशली लॉन्ग आंसर। ओके, नाउ हम इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड आर्टिकल 280 of the Constitution plays an pivotal role in promoting fiscal federalism and reducing regional inequalities by recommending fair revenue sharing mechanism between center and state। ठीक है, यही काम है इसका। then role of finance commission in addressing regional disparities। अब इसमें पहला पूछा ही गया था रीजनल डिस्पैरिटीज, फिर और सेकेंड पोर्शन में हमें सेकेंड पार्ट में मेजर्स बताने हैं जो जो अभी तक लिए गए हैं। देन फर्स्ट है हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन फॉर्मूला। इट डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल टैक्सेस अमंग स्टेट्स यूजिंग क्राइटेरिया लाइक इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। सारे स्टेट्स में हॉरिजेंटली कैसे डिवाइड किया जाएगा रिसोर्सेज को। ठीक है, देन सेकेंड है ग्रांट्स इन एड फॉर grants in aid for equalization। It provides revenue deficit grants to states unable to meet the expenditure needs for their own resources, ensuring basic service standard। मतलब जो स्टेट्स रेवेन्यू डेफिसिट फेस कर रही हैं उनको एक्सपेंडिचर उनका मीट हो जाए इसके लिए ग्रांट्स दी जाती हैं फॉर इक्वलाइजेशन, ताकि वो बेसिक जो सर्विस स्टैंडर्ड है उसको इंश्योर कर सकें अपने स्टेट में। देन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, देन रिवार्ड्स स्टेट्स फॉर फिजिकल प्रूडेंस, टैक्स एफर्ट्स एंड स्पेशल आउटकम्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड डेमोग्राफिक मैनेजमेंट। मीन्स जो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको जिस एरिया में जिसने अच्छा परफॉर्म किया होता है उसको कई बार परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। ठीक है, ये करती है फाइनेंस कमीशन। देन सपोर्ट फॉर लोकल बॉडीज, ये भी कर सकती है और करती भी है। लाइक रिकमेंड दिस सिग्निफिकेंट डिवोल्यूशन टू पंचायत एंड यूनियन, क्या हो गया आज कितना गलत पढ़ रही हूँ, एंड अर्बन लोकल बॉडीज, स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस इन बैकवर्ड रीजन्स, प्रमोटिंग फिजिकल डिसिप्लिन, इनकरेजेस। और ये फिजिकल डिसिप्लिन को इनकरेज करता है कैसे? इट इनकरेजेस स्टेट्स टू मेंटेन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर FRBM टारगेट्स एंड प्रिवेंटिंग डेट ट्रैप्स, preventing debt traps and ensuring sustainable development. Now, second part of the question, measures taken by recent finance commissions। रिसेंट आई थी 14 फाइनेंस कमीशन, उसने क्या किया था? इट रेज द स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस फ्रॉम 32 to 42% तक स्टेट का शेयर हो गया था सेंट्रल के टैक्सेस में, और इससे जो फिजिकल ऑटोनॉमी थी स्टेट की वो बढ़ी थी और उनको डेवलपमेंट पे ज़्यादा स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। देन 15 फाइनेंस कमीशन जो बननी है 21 से 26 की टाइमिंग है इसकी जो बनी है, उसमें ये है दैट इट मेंटेन डिवोल्यूशन एट 41% कंसिडरिंग
JN के रीऑर्गेनाइजेशन इसमें कंसीडर किया गया, और जो डिवोल्यूशन था लास्ट फाइनेंस कमीशन का उसको भी ऑलमोस्ट मेंटेन किया गया। देन जो डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस थी उसको, और जो टैक्स एफर्ट थे उनको भी इंक्रीज किया गया, कि जो जिसको अगर कोई स्पेशल ग्रांट देना होगा तो अगर अच्छा परफॉर्म किया होगा तो परफॉर्मेंस बेसिस पे किसी भी स्टेट को इंसेंटिव दिया जा सकता है। देन स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, हायर वेटेज टू फॉरेस्ट कवर एंड एरिया बेनिफिटेड स्टेट्स लाइक नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। जो फॉरेस्ट कवर वाले एरियाज हैं उनको ज़्यादा वेटेज दिया गया है और उन पे स्पेशल फोकस भी किया गया है। ओके, देन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड भी, उससे रिलेटेड भी इन्होंने रिकमेंड किया था। क्या रिकमेंड किया है? रिकमेंडेड डेडिकेटेड ग्रांट्स फॉर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स एंड मिटिगेशन प्लानिंग एडिंग वनरेबल रीजन्स, ताकि जो SDRFs हैं इनको मनी है वो आसानी से पहुंच सके और उसकी प्लानिंग मिटिगेशन जो है वो वनरेबल रीजन्स में आसानी से हो सके। देन नाउ वी कम टू द कंक्लूजन पार्ट, that it is correct that the fiscal justice is the backbone of the cooperative federalism, though calibrated devolution, incentive-based grants, and equity-focused transfers, the Finance Commission act as the fiscal equalizer and fostering balanced regional development. Right? Then, what challenges is the government, next question है, facing in implementing welfare schemes फॉर मोस्ट वनरेबल सेक्शंस? ठीक है, आपको चैलेंजेस बताने हैं। आपको पहले पता होना चाहिए वनरेबल सेक्शंस में कौन कौन से लोग हैं। देन ओके, इंट्रो। Guided by the constitutional provisions of the welfare state under DPSP, Article 38, 39, 41, 47, India aims to promote सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, काफ़ी क्रिस्प और अच्छा ये इंट्रो है। देन स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो कि इंडिया के वनरेबल सेक्शंस हैं की जो स्कीम्स हैं जो फेस कर रही हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड टारगेटिंग एरर्स। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं सही से हु आर दी रियल बेनिफिशरीज। फिर जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे देन टारगेटिंग एरर तो अपने आप हो जाएगा, ड्यू टू आउटडेटेड एंड एरोनस बेनिफिशरी डेटाबेस एंड लैंड रिकॉर्ड्स। बिकॉज जो बेनिफिशरी डेटाबेस है वो गड़बड़ है और आउटडेटेड है, और जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो भी प्रॉपरली डिजिटलाइज्ड भी नहीं है और बहुत सिमेट्रिक वे में भी नहीं अवेलेबल है। देन सेकेंड, दैट इज द लीकेज एंड द करप्शन। इसमें क्या है? दैट द डाइवर्जन ऑफ द PDS ग्रेन्स एंड द मनरेगा फंड्स थ्रू फेक जॉब कार्ड्स एंड मिडलमैन्स। इससे क्या हुआ है? जो लीकेज और करप्शन है इसने भी जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन तक जितनी चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। देन वीक लास्ट माइल डिलीवरी। जो वनरेबल सेक्शन तक वो स्कीम का जो इम्पैक्ट है जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा, वो बहुत वीक है। कैसे? द शॉर्टेज ऑफ द फ्रंट लाइन स्टाफ एंड द पुअर मॉनिटरिंग इन द स्कीम्स लाइक PM आवास योजना एंड आंगनवाड़ी सर्विसेज डिले बेनिफिट। जो पहली बात तो जो फ्रंट लाइन स्टाफ है वो बहुत ही कम है। दूसरा, जो मॉनिटरिंग स्टाफ है वो भी बहुत पुअर और कम है। तो जैसे जो PM आवास योजना हो गई और आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं जो एकदम वनरेबल सेक्शंस के एकदम बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हुए काम करती हैं, इनकी जो लास्ट माइल डिलीवरी है वो वीक है क्योंकि इनके बेनिफिट जो लास्ट माइल पर्सन है वहाँ तक प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रहे हैं। देन नेक्स्ट, दैट इज़ द इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटीज़ हैं
किसी स्टेट में कुछ अलग चीज़ की नीड है तो किसी स्टेट में कुछ अलग चीज़ की। जब भी हम स्टेट लेवल पे चीज़ें नेशनल लेवल पे बना देते हैं तो इससे क्या होता है, वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाती है। तब भी वनरेबल सेक्शन के पास में जितने बेनिफिट पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट्स विद वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी लाइक बिहार है, झारखंड है, जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है वही वीक है, तो वो क्या करती है, शोज लोअर इम्प्लीमेंटेशन इफिशिएंसी डिस्पाइट हाई एलोकेशन। क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो उनको पैसा तो बहुत सारा एलोकेट कर देती है, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन रेट होनी चाहिए उस स्कीम की वो उतनी हाई नहीं होती, क्योंकि जो स्टेट है लाइक बिहार है, झारखंड है, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो ज़्यादा कैपेबल नहीं है उतने एलोकेशंस को अच्छे से पूरी इफ़िशेंटली यूज़ कर पाने में। ठीक है, देन टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड द फिजिकल कंस्ट्रेन। इसमें क्या है, डिजिटल डिवाइड, आधार लिंक जो इश्यूज आ रहे हैं। अब ऑथेंटिकेशन फेलियर होता है, एक इंसान को कई बार जाना पड़ता है ताकि वो अपनी किसी भी जो सर्विस को है अवेल कर पाए। कनेक्टिविटी गैप रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट सर्विसेज बहुत लो हैं, पुअर हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड द सोशल एक्सक्लूजन। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो उनके लिए कोई स्पेशलाइज स्कीम चल रही है ड्यू टू लिटरेसी। कई बार कास्ट इश्यूज होता है, कई बार जेंडर बैरियर्स होते हैं, स्पेशली वीमेन प्रिवेंट एक्सेस टू दी स्कीम्स। लाइक जो आंगनवाड़ी स्कीम्स होती हैं, कई बार जो रूरल वुमेन होती हैं उनको आउट ऑफ दी होम उनको जाके उस आंगनवाड़ी सेंटर तक वो नहीं पहुंच पाती हैं because of the patriarchal setups or because of the illiteracy. They were not aware of the dates when they need to go anganwadi for checkups for the during pregnancy or for the medication of their newborn child. तो ये सारी चीज़ें हैं जो लैक ऑफ अवेयरनेस और सोशल एक्सक्लूजन की वजह से होती हैं। देन फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लाइक एक बड़ी स्कीम के लिए जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा लैकिंग है। सभी लोग ओवरलैप रोल प्ले कर रहे हैं। तो कोई भी जो स्कीम बन के आ रही है, एक सेंट्रल से बन के आ रही है, फिर स्टेट भी उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें और ऐड कर रहा है, फिर लोकल लेवल पे भी, जबकि एक को बना दें, एक लेवल पे बननी चाहिए, दूसरे लेवल पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और सबसे लोअर लेवल पे उसकी और ज़्यादा हाई तरीके से स्क्रूटनी होनी चाहिए, ताकि ये पता हमें लग सके कि जो उसका लास्ट माइल रीच है वो कितनी है, सही है या नहीं है, और उसमें लूप होल किस लेवल पे है, हम तभी आसानी से फाइंड कर पाएंगे। देन लास्ट पॉइंट है फिजिकल एंड द कैपेसिटी लिमिटेशंस। लाइक मनरेगा जो वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं, कई महीनों का जो उनका जो वेजेस है वो सही से उनको पे नहीं किया जा सकता है। देन PMMVY ट्रेंचेस डिले, इसमें भी डिले हो जाती है। ICDS और आंगनवाड़ी के जो फंड हैं ये भी इनको टाइमली नहीं मिलते हैं, जो भी उसके थ्रू जो पैसे जाने होते हैं लेडीज़ को, या और जो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ पहुंचनी होती मंथ बाय मंथ, फंड डिले में वो भी रुकती हैं। सो वी नीड टू ओवरकम ऑल दीज लिमिटेशन, दैट इज़ टेक्निकल, सोशल, administrative, structural, all to make these sections come into the मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, आप इस तरह भी कंक्लूड कर सकते हैं। देन इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं, दैट सोशल जस्टिस इज नॉट चैरिटी, इट इज़ इक्वालिटी इन एक्शन, एंड फॉर welfare to be truly inclusive, India must strengthen data accuracy, delivery efficiency, and accountability, turning welfare entitlement into measurable social empowerment. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे ही क्वेश्चन कई बार आ सकता है। अभी जैसे टोटल सारे वनरेबल सेक्शंस का पूछा है, कभी नेक्स्ट में वापस से सिर्फ वुमेन का पूछ सकते हैं कि वुमेन से रिलेटेड जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो क्यों इतने सालों 70 आफ्टर मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम क्यों वुमेन को मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए हैं, क्यों फीमेल का जो जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है वो अभी भी लो है। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं। ओल्ड एज का भी सेम पूछ सकते हैं।
ट्राइबल SC का भी सेम पूछ सकते हैं, जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल मिसिंग है, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, द लेबर क्लास ऑफ द कंट्री हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक्सप्लेन। अब हमें इसमें ये एक्सप्लेन करना है, द न्यू, पहले तो इंट्रो देखते हैं। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 इंट्रोड्यूसिंग liberalization, privatization and globalization revitalized India's economy but has mixed consequences for labor class। मतलब LPG रिफॉर्म से रिलेटेड ही है, बिकॉज उस वक्त जो भी चीज़ें जो नई आई थी इंडिया में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में क्या नई चीज़ें हमने फेस की हैं, लेबर क्लास ने क्या डिफ़िकल्टीज फेस की। ओके, पहले तो एडवर्स इम्पैक्ट क्या हुआ है लेबर क्लास पे, वो देखते हैं, ठीक है। जॉब इनसिक्योरिटी एंड इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ा है, राइज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड गिग वर्क, ये दोनों चीज़ें बढ़ी हैं। इससे जो परमानेंट जॉब है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड पब्लिक सेक्टर, ये काफ़ी रिड्यूस्ड हो गया है। लाइक अब क्या हो रहा है, काफ़ी लॉन्गर पीरियड के लिए ना परमानेंट वैकेंसीज ही नहीं आ रही हैं, अब तो और नहीं आ रही हैं ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देन वेज स्टेगनेशन एंड इनइक्वालिटी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वेजेस हैं ग्रीव modestly while informal workers faced stagnant real income amid rising cost of living, ठीक है। जो वेज है वो एक ऐसे रुक गई है, स्टैग हो गई है, स्टैग्नेशन हो गई है उसमें, और उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो ठीक ठाक ग्रो कर रही है, उनकी जो सैलरीज हैं, जो उनकी इनकम है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर में लेबर क्लास है, उसकी जो रियल इनकम है वो रुक गई है, वो नहीं बढ़ रही है जितनी स्पीड से बढ़नी चाहिए। तो जो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ही बढ़ रहा है, सो इससे वो अब क्या होगा, वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी भी सोसाइटी में बढ़ रही है, ठीक है। देन डिक्लाइन ऑफ लेबर राइट्स एंड यूनियन पावर, LPG रिफॉर्म या ये जो पॉलिसी आई थी इकोनॉमिक पॉलिसी, इससे लेबर राइट्स थे वो काफ़ी कमज़ोर पड़ने लग गए और यूनियन की जो पावर थी वो भी कम हो गई। मूव टूवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी विद इनकम्प्लीट सोशल सिक्योरिटी कवरेज, अब क्या हो गया, ये जो सारी यूनियंस थी इन्होंने थोड़ा फ्लेक्सिबल मोड अपना लिया। अब उतना आउटरेजली ये लोग किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग उतना विगरसली अब प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना डिमांड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो गए हैं। और इस वजह से क्या रह गया, जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है वो इनकम्प्लीट ही रह गया है। देन अर्बन रूरल डिस्पैरिटी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लैग्ड हो रहे हैं और जो रूरल लेबर्स हैं वो सफर्ड हो रहे हैं ड्यू टू रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडाइजेशन, ठीक है। हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक तरीके से पीछे हो गए हैं, रोक दिए हैं, जो इसलिए जो रूरल जितने भी लेबरर्स हैं वो कहाँ गया, जो लेबरर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट ही कम हो रहा है रूरल एरिया में, एग्रीकल्चर में, तो उनके लिए दिक्कत हो, उनके लिए उस डिस्पैरिटी बढ़ रही है, ऐसा समझिए। देन जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटी, वुमेन वर्कर्स कंसंट्रेटेड इन लो पेड इनसिक्योर सर्विस जॉब्स विद पुअर सोशल प्रोटेक्शन, ये तो बहुत ही ज़्यादा विजिबल है। जो वुमेन वर्कर्स होती हैं वो मोस्टली फॉर द सेम वर्क इन दे पेड लोअर सैलरी, और जो उनकी सर्विस कई बार होती है वो इनसिक्योर सर्विस जॉब्स होती हैं, बिकॉज दे आर वेरी टेम्परेरी इन नेचर एंड दे कैन बी फायर्ड एट एनी टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली मदरहुड फेज, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग कंसर्निंग इशू इन इंडिया, ठीक है। एंड विद पुअर सोशल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन भी वर्क प्लेस पे बहुत ख़राब हुआ है। देन पॉजिटिव आउटकम्स जो इस पॉलिसी से आए हैं, पॉजिटिव आउटकम पहला ये है दैट द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर जॉब्स,
जो सर्विस सेक्टर जॉब्स हैं वो काफ़ी ग्रोथ हुई है उनकी, इसमें आईटी हो गया, टेलीकॉम हो गया, रिटेल सेक्टर्स हो गया, एंड रिटेल सेक्टर्स क्रिएटेड स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर रिड्यूस्ड सॉरी फॉर एजुकेटेड यूथ। सो इस सेक्टर में जो एजुकेटेड और स्किल्ड यूथ थे उनको काफ़ी सर्विसेज ठीक है, इनको काफ़ी सर्विसेज मिली हैं। देन इंक्रीज्ड लेबर मोबिलिटी। अब क्या हुआ है, जो माइग्रेशन था, माइग्रेशन टू अर्बन सेंटर्स एंड ओवरसीज ओपन न्यू लाइवलीहुड एवेन्यूज। ये एक अच्छा काम हुआ है, जैसे ऊपर जो ग्रोथ हुई थी वो हुई थी। अब क्या हुआ, तो जो माइग्रेशन है लोगों का अर्बन सेंटर की तरफ ईजी हो गया, और ओवरसीज एरियाज में वो भी खुल गया आसानी से, वर्क वीज़ा बनने लग गए। और जो अदर जो कंट्रीज थी डेवलप्ड वाले, उन्होंने भी जो स्किल्ड इंडिया के पर्सन्स थे उनको वेलकम किया, और अदर एरियाज़ में भी इंडिया के जो पीपल हैं वो ओवरसीज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेल करने लगे। ठीक है। देन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। अब स्कीम लाइक स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सॉट टू अलाइन द वर्क फोर्स विद ग्लोबल मार्केट डिमांड। क्योंकि इंडिया में जो स्किल वर्क फोर्स है उसका रेशियो बहुत कम है, लेस देन 10% है ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। तो ये बहुत कम होता है जो ग्लोबल मार्केट की जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए, और हमारी मार्केट को भी और बेटर करने के लिए हमें स्किल्ड और ट्रेंड वर्कफोर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है। सो ये है इसके दोनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के। नाउ वी विल सी द कंक्लूजन पार्ट। Economic growth without social justice is hollow progress. The ENP accelerated growth but intensified labor, precarity, and inequality. For inclusive development, reforms must combine economic efficiency with social protection and dignified employment. ठीक है, गुड, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी मूव टूवर्ड दी क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, दैट इज द इंडियाज व्हाट इज इंडियाज प्रोग्रेस ऑन हंगर एंड पॉवर्टी आफ्टर 2024। अब इसमें दो क्वेश्चन है। पहला पार्ट हंगर एड्रेस करना है, सेकेंड हमें पॉवर्टी करना है। ठीक है। देन इसका जो इंट्रो वो देख लेते हैं। दैट आफ्टर 2024 India deepened its push on direct welfare, nutrition missions, and data reform. These efforts have yielded remarkable poverty decline, but hunger and malnutrition remain stubborn challenges. ठीक है। अब हम प्रोग्रेस देख लेते हैं। प्रोग्रेस ही पूछी गई है हमसे। ठीक है। प्रोग्रेस इन पॉवर्टी रिडक्शन मतलब हमें पिछला डेटा जो पहले का होगा और अभी का है, तो हमने कितना ओवरकम किया है पॉवर्टी को और हंगर को, वो हमें देखना है। ओके। शार्प फॉलिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्रॉम 27% जो 11 और 2012 में थी, अब हम 5.3% रह गई है। ठीक है। जो वो $3 वाला जो चल रहा है पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक की, उसके अकॉर्डिंग। देन पीपल लिफ्टेड अबव पॉवर्टी लाइन, ये तो एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात थी। अब पॉवर्टी लाइन के अंदर हमने उससे ऊपर कितने लोगों को लिफ्ट कर लिया, यानी उससे बाहर निकाल लिया है अराउंड 75 मिलियन पीपल। बहुत बड़ा नंबर है ये। देन रूरल एंड अर्बन गैप नैरोइंग, जो रूरल पॉवर्टी और जो अर्बन पॉवर्टी है उसका जो गैप है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। पहले जो रूरल पॉवर्टी थी वो 27.7% थी और अर्बन क्या है 14.3। ओके। देन रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो MPI है रेट वो फेल हो गया है फ्रॉम 39.17% टू 11%। ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। ठीक है। देन प्रोग्रेस एंड कंस्टेंट इन हंगर एंड न्यूट्रिशन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्टेटस।
अब इसमें इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो, इंडिया की रैंक क्या है आज प्रेजेंटली, लास्ट ईयर या अभी जो भी है वो आपको मेंशन करनी होगी एग्ज़ाम के टाइम जो भी चल रही हो। ये वाला जब एग्ज़ाम लिया गया तो कितनी थी, 102 आउट ऑफ 223। और इंडिया की जो हंगर और न्यूट्रिशन की जो कंडीशन है वो सीरियस कंडीशन है। वी आर नॉट डूइंग गुड इन न्यूट्रिशन एंड हंगर एरिया। देन सेकेंड, डिक्लाइनिंग बट स्टिल हाई चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। जो अंडर न्यूट्रिशन है हम इंडिया में कम तो हो रहा है बट अभी भी वो बहुत हाई है। कैसे, जो चाइल्ड स्टंटिंग है वो 35% से ज़्यादा है, यानी हाइट जो जनरल होती है। देन चाइल्ड वेस्टिंग वो भी 18.7% से ज़्यादा है। ये NFHS 5 का जो डेटा आया था 19 और 21 के बीच का। देन अंडर न्यूट्रिशन नरिशमेंट अमंग पॉपुलेशन, जो इंडिया की पॉपुलेशन है अराउंड 13.7% पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है। दे आर नॉट ईटिंग द न्यूट्रिशन फुल न्यूट्रिशन फूड। सो नेक्स्ट इज द critic of measurement and index. India government called GHI flows for focusing heavily on child nutrition metrics. ओके, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि जो GHI है वो बहुत ज़्यादा, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसकी बात हो रही है, ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है चाइल्ड न्यूट्रिशन मैट्रिक्स पे, ओवरऑल न्यूट्रिशन मैट्रिक्स पे फोकस करना चाहिए, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, हो सकता है कुछ परसेंट में दे आर ट्राइंग टू डू दिस मैनिपुलेशन, बट ऑन द लार्जर स्केल वी शुड ऑल्सो वर्क ऑन दिस वीकनेस। ठीक है, देन नाउ वी कम टू द कंक्लूडिंग पार्ट। Since 2014, India has made spectacular gains in reducing poverty, yet hunger and malnutrition lag behind. Bridging this gap demands targeted nutritional policies, precision in delay, and stronger data system. ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, तभी ये हम इसको पूरी तरीके से इरेडिकेट कर पाएंगे। ठीक है, देन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इज पॉसिबल, eliminating hunger is the best test of progress। काफ़ी अच्छा इसका ही कंक्लूजन और वाला पार्ट लिखा गया है। ओके, देन आते हैं हम 18, 19 एंड 20 क्वेश्चन। ओके, 3 क्वेश्चन आर लेफ्ट, क्विकली देखते हैं। 18 क्वेश्चन, एग्जामिन द मेजर इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग बायलैटरल रिलेशंस। अब तो और ही गड़बड़ हो गई प्रेजेंटली जब मैं ये बना रही हूँ आपका एनालिसिस। ठीक है, देखते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज, येट रिकरिंग डिस्प्यूट ओवर वाटर, बॉर्डर्स, माइग्रेशन एंड ट्रेड कंटिन्यू टू सेट देयर पार्टीशनशिप। ओके, पहला जो मेजर इशू है वाटर शेयरिंग से रिलेटेड है। तीसरा वाटर ट्रीटी पेंडिंग है काफ़ी टाइम से। बांग्लादेश है वो पानी उसको चाहिए फॉर स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई सीजन के लिए, इसलिए। सेकंड क्या है, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज, इलीगल माइग्रेशन एंड द बॉर्डर किलिंग्स जो होती हैं, स्मगलिंग, स्ट्रेंस म्यूचुअल ट्रस्ट, ये है हमारा मेन सेकेंड इशू। देन ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस एंड ट्रांजिट इश्यूज इफेक्ट बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। देन दी नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड दी डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज़ हैं, इश्यूज ओवर असाइलम, माइनॉरिटी राइट्स एंड मीडिया रिटोरिक ट्रिगर फ्रिक्शन। ये कई बार होता रहता है। कई बार ये लोग आजकल ग्रेटर बांग्ला एक जो बना रहे हैं मैप, अब ये लेटेस्ट है, आप लिख सकते हैं। सो ये एक तरीके से जो रिलेशंस है उनको ट्रिगर कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो शेख हसीना का पूरा आउटरीच और ये सब हुआ है, आप उसका भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, that they are targeting the some religion or some minorities there। so आप ये भी लिख सकते हैं। then suggestions for the improvement, enhance border cooperation, जो हमारा border cooperation है हमें उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। कैसे, जॉइंट पेट्रोलिंग और करनी चाहिए, ह्यूमन बॉर्डर प्रोटोकॉल होने चाहिए और ज़्यादा डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, ताकि जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो और
कम की जा सके और जो कॉपरेशन है वो बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट इज द डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और डीप करना चाहिए। रिस्टोर ट्रांजिट राइट्स, रिड्यूस टैरिफ्स एंड बूस्ट रीजनल वैल्यू चेन्स। इकोनॉमिक जब रिलेशंस अच्छे होते हैं तो क्या होता है ना, बाकी जो रिलेशंस होते हैं उनको भी सस्टेन करने में ईजी होता है। देन इंस्टीट्यूशनलाइज पॉलिटिकल डायलॉग, एनुअल समिट्स करानी चाहिए। ट्रैक टू डिप्लोमेसी यूज़ कर सकते हैं, क्राइसिस हॉटलाइन यूज़ कर सकते हैं ताकि जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और कॉन्टीन्यूअस रहे। पीपल टू पीपल हम इंगेजमेंट और बढ़ा सकते हैं कल्चरल एक्सचेंजेस के थ्रू। स्टूडेंट मोबिलिटी और बॉर्डर पे जो बॉर्डर हैट्स एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों को और बढ़ावा देके। सो कंक्लूजन इज गुड नेबर्स टर्न बॉर्डर्स इनटू bridges. Resolving persistent disputes through cooperation, consultation, and mutual respect can transform India Bangladesh relations into a model of neighborhood diplomacy. What are the consequences of the ongoing Israel Palestine conflict? ये तो पूछा ही जाना था, अभी भी चल ही रहा है. How should India address the emerging challenges? Okay. Intro. The ongoing Israel-Palestine conflict, which escalated sharply after October 2023, has created one of the worst humanitarian crises in recent time. ये आप मैप बना सकते हैं. ओके, इसमें भी आप, हाँ, इस मैप को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. देन ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी इन गाज़ा. ओवर 67,000 डेथ हो चुकी हैं, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इंटरनेशनल जो कंडमनेशन हो रही है और स्टेन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम में. एक तो ये हो गया. ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है. देन ऑयल प्राइसेस वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और जो इन्फ्लेशन है ऑब्वियसली एज ए रिजल्ट ऑफ इट बढ़ेगा. जो ब्रेंट क्रूड होता है वो ये प्राइसिंग होती है क्रूड ऑयल की, वो बढ़ गई है $90 पर बैरल के पास चली गई, जो कि हाईएस्ट है. जस्ट हाइटेनिंग इंडिया इम्पोर्ट बिल एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स. इससे क्या हो, इंडिया बहुत सारा जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है, तो इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो और ज़्यादा इससे ऊपर जाएगा, यानी हम और ज़्यादा पैसों पे उसको हम खरीदेंगे, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. देन डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट, ऑब्वियसली क्योंकि जो हाउती है उन्होंने अटैक किया इन रेड सी, जिससे शिप्स हैं वो डाइवर्ट कहाँ होने लग गए, अफ्रीका की तरफ से. इससे क्या हो रहा है, जो फ्राइट कॉस्ट है वो भी बढ़ गई और शिपिंग की टाइमिंग है वो भी बढ़ गई. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है. लाइक ईरान इजराइल कन्फ्रंट्रेशन और यूएसए इन्वॉल्वमेंट. जब यूएसए इन्वॉल्व हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी और जो डिस्टेबलाइज जो मिडिल ईस्ट है वो और ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा. और इस जो कि इंडिया का की एनर्जी सेक्टर है और डायस्पोरा रीजन भी है इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है. देन डायस्पोरा सेफ्टी एंड द डोमेस्टिक सिक्योरिटी कंसर्न. Nearly 5,700 Indians in Israel and neighboring areas required evacuation. हमें इतने सारे लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा एंड कंसुलर सपोर्ट देना पड़ा अंडर ऑपरेशन विजय एंड ऑपरेशन सिंधु. अब हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, देखते हैं. इंडिया शुड अडॉप्ट अ बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच, सपोर्ट सीज फायर एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ while reaffirming commitment to a two-state solution consistent with UN solution. Then second, strengthening energy and trade security. इंडिया को अपनी जो एनर्जी और ट्रेड सिक्योरिटी है उसको और स्ट्रेंथ करना चाहिए. कैसे, हम जो क्रूड इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल उसको और अलग अलग स्टेट से करना चाहिए ताकि वो डाइवर्सिफाई हो सके. लाइक यूएई, रशिया, यूएस. और जो स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व हैं उनको और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और डेवलप करनी चाहिए अल्टरनेट मैरीटाइम रूट्स टू ऑफसेट रेड सी डिस्ट्रप्शंस. अगर कभी भी रेड सी एरिया में डिस्ट्रप्शंस आए तो हमारे पास अल्टरनेट रूट भी होना चाहिए, मैरीटाइम के अल्टरनेट मैरीटाइम रूट भी होना चाहिए. देन इन्हेंस ह्यूमैनिटेरियन एंड पीस डिप्लोमेसी.
provide medical aid, disaster relief, peacekeeping expertise to strengthen India's global image as a responsible humanitarian power. Okay. Then protect Indian nationals and supply chains. इनको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. Maintain robust evacuation framework, issue travel advisories, ensure shipping insurance for Indian exporters. Then prevent domestic repercussions. जो भी हो रहा है वो repercussions उनको हमें कम करना पड़ेगा. Promote communal harmony, counter online hate, misinformation, maintain internal security vigilance amid rising global polarization. Then conclusion. In diplomacy, balance is strength. In conflict, humanity must prevail. The conflict underscores the fragility of global peace and energy security. ठीक है. India must uphold strategic neutrality with humanitarian leadership, ensuring stability at home while promoting dialogue abroad. ठीक है. Now we come to the last question of this paper. Question number 20. That is, United Nations Organization यानी UN has failed in its objective of maintaining international peace and security. अच्छा क्वेश्चन है. अब ऊपर वाले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे इजराइल और भिड़ रहे हैं आपस में दोनों. फ़िलिस्तीन उनका कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है. तो अभी यूएन और नेक्स्ट क्वेश्चन ही यूएन की फेलियर पे है. ठीक है, देखते हैं. इंट्रो. UN founded in 1945 to prevent war and promote peace, the UN has often struggled to act decisively due to power politics and structural paralysis. Okay. Key failures. Veto paralysis in UNSC. Russia's veto blocked UN action on Ukraine war. Similarly, जो चाइना है वो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करता है कई बार. सेम है, आप ये भी इंडिया वाला चाइना वाला भी यूज़ कर सकते हैं. जब टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना होता है तो मोस्टली चाइना विटो कर देता है और पाकिस्तान को बचा लेता है. ठीक है. देन इन एक्शन इन ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस. जब भी कहीं ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस आती है तो भी वो एक्शन नहीं ले पाता. जैसे रवांडा में हुआ 1994 में, सीरिया में अभी तक चल रहा है 2011 से. देन इनइफेक्टिव इन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट. और प्रेजेंटली जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उन पे भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है. जैसे इजराइल पैलेस्टीन वॉर, रशिया यूक्रेन वाले मैटर पे भी कुछ नहीं कर पा रहा है. सो कंटिन्यूज डिस्पाइट रिपीटेड यूएन सीज फायर अपील. कितने भी वो सीज फायर अपील और सारे जो चल रहा है बट इनइफेक्टिव है, वो लॉन्गर टर्म में कुछ नहीं हो पा रहा है यूएन से. देन पीस कीपिंग लिमिटेशंस हैं. जो मिशन वो जैसे उन्होंने साउथ सूडान में भेजा था और कॉन्गो में भेजा था. मिशन तो भेजा ना, उनके पास पूरी रिसोर्सेज हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनको क्या उनका टारगेट है, उनका मैंडेट क्या है, उनको अचीव क्या करना है वहाँ जाके. सो दीज वर द इश्यूज. हाउएवर कुछ सक्सेसेस भी मिली हैं यूएन के रोल में जो हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए अभी तक. कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट. प्रिवेंट न्यूक्लियर कन्फ्रंट्रेशन ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो 1962 में हुए, उसको रोकने में हेल्प मतलब काफ़ी सक्सेसफुली काम किया था यूएन ने. एंड हेल्पफुल इन ईरान न्यूक्लियर डील जो 15 में नेगोशिएशन हुए, ये भी. देन ह्यूमनिटेरियन ऑपरेशन यूएन ने बहुत सारे किए हैं. WEP, UNHCR, UNCEF मिटिगेट क्राइसिस थ्रू फूड एड, रिफ्यूजी सपोर्ट करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन करते हैं. ये तीनों ही चीज़ें ह्यूमनिटेरियन ऑपरेशन कई बार इनके अच्छे जाते हैं. देन नॉर्म सेटिंग फॉर ग्लोबल पीस. ग्लोबल पीस के लिए ये कई बार वो नॉर्म सेट करते हैं जो अदर कंट्रीज़ को भी यूज़ करनी चाहिए और अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी. लाइक UN कन्वेंशंस ऑन केमिकल वेपन्स डिसआर्मामेंट एंड ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड नॉर्मल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर पीस. सो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं. पॉजिटिव आउटकम. Okay, now we come to the conclusion. The US has upheld ideals but failed in enforcement due to political dominance of major power. Sorry, not US, मैंने शायद US बोल दिया. UN.
अपहेल्ड किया आइडियल्स को बट फेल हो गया इन्फोर्समेंट में ड्यू टू पॉलिटिकल डोमिनेंस इन मेजर पावर्स. Real peace demanded structural reform and equal voice for all nations. The UN must reflect today's realities, not yesterday's hierarchies. So, this is the complete paper, GS second. Thank you for watching. Do like, subscribe, share also, and you can give your suggestions, whatever you think needed.